बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका एक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, हिस्ट्री का। ठीक है, हिंदी में जिसे हम इतिहास बोलते हैं, इसके बारे में। ओके, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अब आपका जो अगला सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए, ये होगा आपका हिस्ट्री का, जो कि कब है 28 मार्च 2024 को। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप सभी बच्चे हिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम में 80 आउट ऑफ, जी हाँ बच्चों, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना चाहते हो, तो जो भी बात है, जो भी अपडेट आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, 3-4 अपडेट बताऊंगा आपको। सबसे पहला अपडेट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखते हुए, कम टाइम को देखते हुए, कम टाइम में आप सभी बच्चों की बहुत बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन तैयारी हो पाए, तैयारी ऐसी टॉपर जैसी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए कि हम इन 3 से 4 दिनों में ही, एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे बच्चों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और आप यकीन मानो बच्चों कि अगर आपने ये 10 सैंपल पेपर अच्छे से कर लिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया, तो 80 आउट ऑफ आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो पहला तो अपडेट हो गया आपका भाई यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, दूसरा अपडेट सुनो, आपकी जो तीनों बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3, इन तीनों के ही अलग अलग से देखो कैसे कैसे वीडियो आएंगी। सबसे पहली, तीनों ही बुक का अलग से हम आपके लिए वन शॉट अपलोड करेंगे। ठीक है, तीनों ही बुक से अलग अलग से आपके हम मैप की वीडियोस अपलोड करेंगे। और साथ ही जो आपका सेक्शन डी होता है ना पेपर में, स्रोत आधारित क्वेश्चन वाला, उसकी तैयारी के लिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का हम अलग अलग से वन शॉट अपलोड करेंगे हर एक वीडियो का। ठीक है, और जो भी आपकी सैंपल पेपर हो गए, वन शॉट हो गए, मैप हो गए, स्रोत क्वेश्चन हो गए, इन सभी की वीडियोस जो है ना एक प्लेलिस्ट में मैं कंबाइन कर दूंगा, और सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चों प्यार से सुन लो कि आप ना हिस्ट्री के टेंशन छोड़ दो, बस जो भी वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा उसको बस अच्छे से देखते रहिएगा और क्वेश्चन को समझते रहिएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी सीरीज में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है सैंपल पेपर का, अब इसी सीरीज में ये हमारा सबसे पहला पेपर होने वाला है। तो मैं चाहता हूं बच्चों, आप सभी बच्चे इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और सारे बच्चे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि जो आपके लिए हम ये अपडेट लेकर आए हैं 3 से 4, आपको कैसे लगे। और वीडियोस आपकी आज से ही आनी शुरू हो जाएंगी सारी की सारी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट पेज देख सकते हैं कि आपको कोई भी एक सीरीज मिल जाएगी, कोई भी सेट मिल जाएगा। देखो, ये सेट तो एक है, लेकिन ये सेट और इस सेट के सारे क्वेश्चन हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर देख लीजिए, इसमें एक मैप रहेगा आपका, 34 प्रश्न होने वाले हैं, और 10:30 से 1:30 की टाइमिंग है, यानी कि 3 घंटे की टाइमिंग होगी, और 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अब देखो, पेपर का पैटर्न बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चों। ठीक है, पेपर में आपके 34 प्रश्न है और 5 खंड है ABCDE। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 1 से लेके 21 ये आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि पेपर के अंदर टोटल आपसे 21 MCQ पूछे जाएंगे। तो MCQ की तैयारी कैसे करोगे आप, तो टेंशन मत लो, आपके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी तीनों ही बुक्स है ना, इनके अलग अलग से 100+ MCQ का एक एक लाइव सेशन ले लेंगे, तो 3 लाइव में आपकी तीनों किताब खत्म। ठीक है, सेक्शन नंबर बी, इसमें 22 से 27 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के टोटल आपके इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए भी हम वन शॉट अपलोड कर देंगे तीनों ही बुक्स का। ओके, उसके बाद में सेक्शन सी आ जाएगा, 28 से 23, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दीर्घित क्वेश्चन होंगे 8-8 नंबर के। ठीक है, यानी कि 8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन, और इनमें तीनों में इतवा मिलता है। अच्छा, एक चीज और, जो 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है ना, ये आंसर कैसे लिखना है इसका, सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट का फ्रंट पेज 60 से 80 शब्दों में। ठीक है, और 8 के लिए तो आपको 2 से 3 पेज भर ही देने हैं। फिर सेक्शन डी आ जाता है, इसमें 31 से 33 स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे आपके 4-4 नंबर के 3। और सेक्शन ए, ये रहेगा आपका 34वां क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का आएगा, और ये रहेगा मैप का। ठीक है, तो आपके स्रोत आधारित अलग से मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, मैप के लिए एक वन शॉट आधे घंटे का अलग से अपलोड कर दूंगा, और सारे लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो, अब एक चीज, जो भी यहाँ पे हम पेपर समझने वाले हैं, ठीक है, इसको हम 2 वीडियो में समझेंगे। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें सेक्शन ए और बी समझ लेंगे, बाकी CDE इसे पार्ट 2 में समझा दूंगा, और पार्ट 2 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए, पहली वीडियो थी इसीलिए हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पेपर का पैटर्न है, क्योंकि पेपर जो है ना वो आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए सर जी, 5 मिनट हो चुके हैं,
अब हम शुरुआत करते हैं। ओके चलो, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए जो है बच्चों, ये हमारे यहाँ से शुरुआत हो जाता है और सेक्शन ए के अंदर टोटल हमसे पूछे जाएंगे 21 MCQ। तो आप सभी बच्चों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे भी इन MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर जी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और ट्विस्ट, ये सोचना तो है ही, जब वीडियो एंड हो जाएगी तो सारे बच्चों ने मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि सर जी हमने 21 में से इतने का राइट आंसर दिया, 10, 15, 20 पूरे 21 के 21, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि कितनी तैयारी कर रखी है आपने हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर ए से। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष निर्वाचिका का विरोध नहीं किया? यानी कि हमारी संविधान सभा में जो बहस हो रही थी बहुत सारे मुद्दों पे, उस मुद्दे में एक क्या प्रत्यक्ष निर्वाचिका। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचिका का अर्थ हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, है ना। तो इसका विरोध किसने नहीं किया? मतलब 3 व्यक्ति ने किया है। तो विरोध किस किसने किया था? आर.वी. धुलेकर ने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है और गोविंद बल्लभ पंत ने किया। तो किसने नहीं किया है? वीर बहादुर पोकर, इन्होंने नहीं किया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि हु अमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपोज सेपरेट इलेक्ट्रोड्स? तो वीर बहादुर पोकर। चलो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी क्या रही थी? तो मगध की राजधानी क्या रही थी बच्चों? 4th century BC व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध? क्या रही थी बच्चों? राजगिरी, जिसे हम रॉयल हाउस बोल सकते हैं, फिर राजगिरी भी आ सकता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है और ये ना आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा घुमा सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार से जब जब पृथ्वी पर पापियों का प्रभाव बढ़ा है तब तब दुनिया में जो अव्यवस्था फैलती है, नाश की जब स्थिति आती है, इसको संभालने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहे हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। ये किसके संबंध में? सोचो फटाफट से। भगवान विष्णु के 10 अवतार अर्थात वैष्णववाद। वेरी गुड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वैष्णववाद, वैष्णिज्म। अब क्वेश्चन 4 है बच्चों, यहाँ पे एक छवि दे दी गई है। ये छवि में आपको कौन व्यक्ति दिख रहे हैं? सोचो फटाफट से। ये इस छवि में कौन से व्यक्ति दिख रहे हैं? 1817 के रिवॉल्यूशन से संबंधित है। कौन है बच्चों? ये है नाना साहेब। कौन है? ये व्यक्ति हैं बच्चों, नाना साहेब। ठीक है, ये रहे, ये नाना साहेब हैं। ओके, अब देखो इंग्लिश में क्या है बच्चों कि अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? सहायक संधि अवध में कब बेसिकली लागू की गई थी? 1801 में। कब की गई थी? 1801 में। इसी प्रकार से इंग्लिश में ऑप्शन डी, और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर डी है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये है कि अमला जो है, अमला, इसका संबंध किससे है? तो बेसिकली इसका संबंध है मुगल दरबार से। अब मुगल दरबार यानी कि अंग्रेजों का अधिकारी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, किसानों का नेता? नहीं, किसानों का नेता भी नहीं होगा। क्या था अमला भाई? ये जमींदार का एक अधिकारी था। अब ये अमला करता क्या था? तो अमला जो है ना, ये कर एकत्र करता था और 2 प्रकार से, एक वास्तविक वसूली और एक कर निर्धारण, है ना। इस प्रकार से 2 प्रकार से कर एकत्र करता था। लैंडलॉर्ड्स ऑफिसर होता था ये अमला। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे आपको एक ही साथ विजयनगर साम्राज्य की कम से कम 10 MCQ में समझाने वाला हूं, बस ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, कृष्णदेव राय का शासन काल जो था, इसका संबंध किससे? किस वंश से? तुलुव वंश से। इन्होंने अपनी राजगद्दी कब संभाली? 1509 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1529 में। ठीक है, इन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, इसको जीता और विजयनगर में मिला लिया था। उस एरिया को बोलते थे दोआब। ठीक है, फिर इन्होंने 1514 में उड़ीसा के और 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे, इनको पराजित कर दिया और इन्होंने अपनी ही माता जी के नाम पर विजयनगर के पास में ही एक उपनगर की स्थापना की, जिसका नाम था नगलपुरम। ठीक है, तो क्या क्या बातें समझ में आई? कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? तुलुव वंश से। ठीक है, इनका शासनकाल कितना रहा था? टोटल 20 ईयर्स का, 1509 से 29। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र, इसको दोआ बोलते हैं। इसको जीता कब? 1512 में। फिर उड़ीसा के बीजापुर के सुल्तान को कब बनाया? 1514 और 20 में। ठीक है, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना। तो क्या समझ में आया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अच्छा बच्चों
आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि सैंपल पेपर्स आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए हम 20 सैंपल पेपर्स हमने तैयार किए हैं हिस्ट्री के, यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर मैसेज करना है, कॉल नहीं है, ठीक है। वैसे तो 20 सैंपल पेपर्स का प्राइस 199 है, लेकिन आई नो वेरी वेल कि आप बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने कोड लिया है JSK10। आप इसको यूज करके व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, तो आपको जो है ना ये पेपर्स जो है 99 में मिल जाएंगे। 20 सैंपल पेपर्स इन 99, ठीक है। तो इससे तैयारी आपकी और भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहते हो अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करना, तो आज ही जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलो वापस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब है बच्चों अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में जो 389 मेंबर्स थे, इन सभी को क्या जनता ने चुना था मत का उपयोग करके? नहीं। तो चुना कैसे गया था? चुना ऐसे गया था, 1945-46 की सक्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसद जो थी, इसने ही संविधान सभा के सदस्य को चुना। बिल्कुल सही बात है। अर्थात हमने नहीं चुना इन्हें, तो चुना किसने? जो प्रांतीय सांसद थे, इन्होंने चुना था। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे? हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की परफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, आर भी सही है, और अरे एक सेकेंड, ए सही है, आर सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, पहचानो बच्चों ये कौन होंगे? पहचान कीजिए वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती किया करते थे, ठीक है। तो वो कौन से किसान थे बच्चों जो कि बेसिकली दूसरे गांव में ठेके पे खेती करते थे? देखो, एक है खुद काश्त, एक है पाही काश्त, इनमें से कोई एक है। खुद काश्त बेसिकली बच्चों वो होते थे जिनके पास अपनी छोटी मोटी जमीनें होती थी, लेकिन पाही काश्त कौन होते थे? जो दूसरे गांवों में ठेके पे काम करते थे, दूसरे की खेती पे, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पाही काश्त किसान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। अब देखिए सूफी परंपरा वाला आपका जो चैप्टर है ना, उससे एक वर्ड का मीनिंग पूछा गया है कि जकात का मतलब क्या होता है, ठीक है। जकात का मतलब क्या होता है? कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, या फिर हज के लिए मक्का की यात्रा करना, खैरात बांटना, या फिर दान लेना। तो क्या मतलब है जकात का? ठीक है, जकात का क्या मतलब है बच्चों? खैरात बांटना, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों। पश्चिमी भारत में वे व्यापारी जो अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के सबसे बड़े संबंधों से जुड़े होते थे, वे अपनी जाति व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, क्या कहलाते थे? इट मीन्स जैसे मान लीजिए ये क्या नाम है, ये आपका गुजरात है, ये राजस्थान के इलाका है, और इधर नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इलाके थे बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे व्यापारी थे जिनका एक मजबूत सामुदायिक संस्थान था, ठीक है, और ये जाति व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम से जुड़े थे। इनको क्या बोलते थे बच्चों? ठीक है, कुदुरई चिट्टी, ये तो वो थे, क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के, है ना। तो ये कौन थे बच्चों? महाजन। इनको क्या बोलते थे? महाजन बोलते थे, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अशोक द्वारा महामत अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, इसमें ये धम्म का क्या अर्थ है? ठीक है, धम्म का अर्थ ये था कि अशोक का ये कहना था कि धम्म के अध्ययन से, इसको अपनाने से मनुष्य का जीवन मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी अच्छा गुजरेगा। धम्म के अंतर्गत कुछ सिद्धांत थे, जैसे कि बड़ों का आदर करना, दूसरे की परंपराओं का आदर करना, उसके बारे में गलत ना बोलना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना। अब इसी के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामत नामक जो अधिकारी थे, इनकी नियुक्त की गई थी। किसके लिए? धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं है? कौन सा वर्ग है बच्चों? फटाफट से सोचो। 4 वर्ण वाली व्यवस्था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें इनको रखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन है? क्या वो जंगलों में रहने वाले निषाद हैं, या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार हो गए, चर्मकार हो गए, ये सारे हैं। अब इनको बेसिकली हम जाति में या श्रेणी में रख देते हैं, है ना। तो वर्ण में तो रखे ही नहीं, तो जंगलों में रहने वाले निषाद और व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार हो गए, चर्मकार हो गए, इन सभी को रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला है ये एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा आपका। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझिएगा। 1861 में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ठीक है, अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। दूसरा क्वेश्चन, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इनका हड़प्पा सभ्यता की खोज में एक बहुत बड़ा भ्रम भी रहा था। ठीक है, वो जो मोहर थी ना, उसका गलत आकलन कर दिया था, तो इनका ये भ्रम भी रहा था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फटाफट से सोचो, फटाफट से। अलेक्जेंडर कनिंघम की। वेरी गुड, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। अब देखो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे जॉन मार्शल का क्या योगदान है। तो जॉन मार्शल ने 1924 में, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे, तो इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है इसकी घोषणा की थी। ठीक है, फिर एम एन राव जो थे, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जॉन मार्शल ने ये जहाँ पे जो पाया है ना, क्या बोलते हैं, भारत को, ये उससे भी पहले की बात थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे आपके। अब देख लेंगे आगे अगला क्वेश्चन। ये बताओ बच्चों कि संविधान सभा में ये जो प्रस्ताव है, ये किस व्यक्ति ने पेश किया था? कौन सा प्रस्ताव? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा होगा? केसरिया, सफेद और गहरे रंग का होगा। ठीक है, केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ी पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, और इन तीनों ही पट्टियों में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। यानी कि इस प्रकार से देखो, जैसे ये झंडा है, ठीक है, इस झंडे में 3 चौड़ी पट्टियां होंगी। एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी, एक सेकंड, ये ज्यादा ही हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 पट्टियां हो गई। अब इसी में क्या होगा, एक में तो रहेगा केसरिया, एक में रहेगा सफेद यानी कि व्हाइट, एक में रहेगा गहरे हरे यानी कि ग्रीन। अब इसी के बीच में यहाँ पे ये चक्र आ जाता है। तो ये जो बात है ना, किसने कही थी उसमें? अब इसका एक हिंट दूं आपको, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में। हाँ सर जी, अब याद आ गया, नेहरू जी थे, नेहरू जी। हाँ पता था मुझे, हिंट जैसे ही दूंगा समझ जाओगे। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, नेहरू जी ने दिया था। चलो अब ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। कौन कौन से? जब गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरुआत कब की गई थी? इसके पूर्ण होते ही उन्हें कब गिरफ्तार कर लिया था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा, नमक आंदोलन कह सकते हो, ये कब शुरू किया गया था और उन्हें कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तो हमें पता है बच्चों 1930 का पूरा मामला ये। ठीक है, शुरुआत मार्च में हुई थी। तो कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। अब ये देखो, ये दांडी यात्रा कब खत्म हुई थी, कब गिरफ्तार किया गया था उन्हें? 26 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को कब गिरफ्तार किया गया था बच्चों? सोचो, शुरुआत तो हो गई थी 12 मार्च 1930 को, गिरफ्तार किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब इन्होंने समुद्र के पास में जाके वो नमक बनाया कि नमक कानून तोड़ा, तो इनको वो कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी। तो ये पंक्तियां किसकी लिखी हुई हैं? देखिए, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है आपकी हिस्ट्री किताब में। दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई एक हो सकता है। सोचो कौन सा होगा इसमें, किसने लिखी थी ये बातें? ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी संथालों की विशेषता नहीं है? यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि संथालों की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली, संथाल जो थे ये क्या करते थे? ये जंगल का सफाया करते थे। ठीक है, जंगल का सफाया करते, और जो हल होता था, हल उससे जमीन को खोद लेते थे। ठीक है, फिर करते थे ये लोग वहां पे स्थायी कृषि। कैसी? स्थायी कृषि। ठीक है, स्थायी कृषि के साथ साथ ये लोग जंगलों से इमारती लकड़ी को भी काटते थे, क्योंकि इनके पास में हल कुदाल वगैरह थे, सारे हल वगैरह थे, है ना। तो ये चीजें थी। अब कौन सी नहीं है? झूम खेती करना, क्योंकि झूम खेती किसकी विशेषता थी बच्चों? झूम खेती थी पहाड़िया लोगों की विशेषता। किसकी? पहाड़िया लोगों की विशेषता। ठीक है, और ये इनकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सी है ना, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा, इसका संथाल लोगों की विशेषता नहीं है। अगला देखो बच्चों, हमें पता है कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर पाए गए हैं। अब इसमें से एक ऐसा मंदिर है बच्चों जिसका उपयोग ना केवल और केवल राजा करते थे और उनका परिवार उपयोग करता था। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दूं, ये मंदिर संबंध है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। ठीक है, अब सोचो वो कौन सा मंदिर है, फटाफट से सोचो।
जी सर, हजार राम मंदिर है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए वैसे तो इसकी जो मुख्य मूर्ति है वो तो गायब है, ठीक है, वो मिली नहीं, लेकिन जो इस मंदिर की जो दीवारें हैं ना, उस दीवारों पे बंदरों के चिन्ह, ठीक है, पहाड़ के, समुद्र के कुछ पत्थर लगे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि संभवतः यहाँ ये जो मंदिर है वो भगवान श्री राम का रहा होगा, ठीक है, हजार राम मंदिर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 19। इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी, जो नालियां थी, इनको किस पद्धति में बनाया जाता था बच्चों, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ये जो सड़कें होती थी और इनके आसपास से जो नालियां होती थी, इनको किस पद्धति में बनाते थे? यूरोपीय पद्धति नहीं, ओमान नाम की कोई पद्धति नहीं है, पद्धति है ग्रिड। कौन सी है? ग्रिड पद्धति, ठीक है। इसी प्रकार से 19 का आपका बी हो जाएगा, ग्रिड मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौती वाली कथा कौन सी रही थी, यानी कि ऐसी कथा जो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही थी, कौन सी थी बच्चों? द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करना, ठीक है। वो बात अलग है कि इन्हें पिछले जन्म में श्राप मिला था कुछ ऐसा वैसा, तो इसलिए हुआ था, ठीक है, लेकिन चुनौतीपूर्ण कथा यही रही थी महाभारत की। ओके चलो, अच्छा आप सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन ये है कि महाभारत कथा की जो मूल रचयिता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मूल रचयिता की। ओके ध्यान से सुन लेना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मूल रचयिता की बात कर रहा हूं, जो साहित्यिक परंपरा है ना उसके अनुसार नहीं बात कर रहा, मूल कथा के रचयिता की बात कर रहा हूं कि मूल कथा के रचयिता कौन है, ठीक है, मूल कथा के रचयिता कौन है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर देगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो देख लेना कमेंट में, आंसर आपको पिन मिल जाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 11, अब ध्यान से देखो, जब 1818 में इस स्तूप की खोज हुई थी, ठीक है, तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े हुए थे, और जैसे ही आपने देखा खोज हुई है और तोरण द्वार सही है, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा स्तूप जो कि संरक्षित रहा हो, ठीक है। चौथा तोरण द्वार वहीं पे गिरा हुआ था, इसका टीला अच्छी हालत में था। ये कथन किस स्तूप का है बच्चों? सोचो फटाफट से। हाँ जी सर, सांची वाला, सांची वाला, सांची वाला, वेरी गुड, सांची वाले स्तूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में देखोगे, ये रहा देखो इंग्लिश में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ सारे बच्चों कि क्या आप सभी को ये 21 MCQ समझ में आ गए? समझ में आएंगे तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे आ गया हमारा सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन बी के अंदर 3 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले, बड़े ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन 22, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, बेसिकली इसका संबंध क्या था, ठीक है, या फिर सूर्यास्त विधि किसे कहते थे, ठीक है, और बंगाल में इसे अपनाया क्यों किया था, क्या रीजन थे उसको अपनाने थे। तो देखते हैं भाई, इस्तमरारी बंदोबस्त हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत यानी कि बंगाल की जनता से कर वसूलने का काम दिया गया था भाई जमींदारों को, ठीक है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बंगाल की, इसने टैक्स को एकत्र करने के लिए काम कैसे दिया था? जमींदारों को दिया था। अब जो जमींदार थे इनको इसके अंतर्गत क्या करना था? एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि, कोई भी टाइम पीरियड, उस निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि देनी होती थी। इसे इस्तमारी बंदोबस्त या फिर सूर्यास्त विधि कहते थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इस्तमारी बंदोबस्त का रिवीजन करवा देता हूं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की जनता से टैक्स को एकत्र करने के लिए जमींदारों को सौंपा गया एक कार्य था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक टाइम पीरियड में, एक जो निश्चित था टाइम पीरियड, उसके अंदर एक निश्चित दिन, ठीक है, उसके सूर्यास्त होने से पहले जो निश्चित राशि की जाती थी, राशि की जाती थी, वो देनी पड़ती थी, इसीलिए इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। अब बंगाल में आखिर से अपनाया क्यों गया? तो अपनाने के पीछे कई कारण थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी को नियमित आय की उम्मीद, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि हम ये बंदोबस्त लागू कर देंगे तो ये हो जाएगा कि हमें ना, चाहे किसान की फसल अच्छी हो या ना हो, हमें एक निश्चित राजस्व इनसे मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा, कृषि में निवेश करता वर्ग का उदय होगा, अर्थात इस हमारे बंदोबस्त को बनाने वाले जो ऑफिसर्स थे उनका ये मानना था कि जब हम ऐसी निश्चित अवधि, निश्चित वगैरह की ये जब करेंगे तो किसान जो है ना, वो अपने लाभ को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि जो खेती होगी उसको और अच्छा बनाएंगे, साथ ही जमींदार भी कुछ मुनाफे के लिए इसको और अच्छा बनाएंगे, निवेश करेंगे, है ना। तो ये चीजें थी, इसलिए इसको अपनाया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जमींदार किस प्रकार से अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे? बच्चों ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है,
कि जमींदार कैसे अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाता था। देखो, सबसे पहला, जमींदार अपनी जमींदारी को नीलाम होने से कई तरीके से बचाता था। पहला था सबसे इंपॉर्टेंट, फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री कैसी होती थी? देखो, ये एक ऐसी तरकीब थी जिसमें जमींदारों की संपत्ति के नीलाम के समय जमींदार क्या करते थे, अपने ही आदमी भेज देते थे, ठीक है, और उनसे ऊंची बोली लगवा के संपत्ति को खरीद लेते थे। फिर आगे चलकर उन्हें खरीद की राशि देने से इनकार कर देते थे। फिर एक बार उसी भू संपदा को दोबारा बेचती थी कंपनी, और फिर एक बार फिर से जमींदार अपने एजेंट को फिर भेज देते थे जमीन खरीदने के लिए, वो फिर से खरीद लेते थे, फिर से पैसा नहीं देते थे। और यही प्रक्रिया जब कई बार चलती रहती, जो जब सरकार थक जाती है, ठीक है, तो वो जमींदार को वो जमीन वापस कर देती, मतलब बेच देती काफी कम पैसों में, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हो गया बच्चों, फर्जी बिक्री का। इसका अर्थ समझे आप, थोड़ा रिवीजन कराऊं। देखो, फर्जी बिक्री का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक जमींदार है, ठीक है, इस जमींदार की जमीन की नीलामी की जा रही है, इस पर्टिकुलर इतनी जमीन की। तो ये क्या करता था जमींदार, यहाँ पे जब नीलामी होती थी ना, तो वहां पे अपने ही आदमियों को भेज देता था, अपने एजेंटों को, और कहता था जितनी ऊंची बोली हो सके लगाओ और इसे खरीद लो, पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना, बस खरीद लेना, ठीक है। खुद जमींदार नहीं जाता था, एजेंट को भेजता था, ठीक है। तो वो खरीद लेते थे। अब बाद में पैसा देने से मना कर दिया तो भाई फिर से नीलामी होती थी, फिर खरीद लेता था वही दूसरा बंदा, जमींदार का एजेंट, तो फिर नीलामी होती थी पैसा नहीं देने पे। आखिर में वो कंपनी वाले तंग आके उसी को ही दे देते थे, तो फर्जी बिक्री हो गई। दूसरा था बच्चों स्थानांतरण करना, अर्थात जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे देते थे, कुछ हिस्सा अपनी पत्नियों को दे देते थे, ठीक है, अपने घर में जो स्त्रियां होती थी इनको दे देते। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार जो वहां पे थी, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो स्त्रियों से संपत्ति नहीं छीनती थी। फिर कब्जा की बात आती है, जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेता था तब उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी पुराने जमींदार के लठयाल नए खरीदार को मारपीट पे भगा देते थे। ऐसा होता ना कि आपको किसी से प्यार है, ठीक है, मान लेते कि आपको अपनी जमीन से ही प्यार है और वो कोई बेच रहा है, ठीक है, और आपके अंदर आपके पास में थोड़ी सी मतलब वैसी पावर है ना, तो आप क्या करोगे, जिसने खरीदी होगी ना उसको मार पीट के वहां से भगा दोगे, है ना। तो ऐसा ही पहले भी होता था, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ओके, ये चीज़ें थी। तो इस प्रकार से जमींदार अपनी जो क्या नाम है नीलामी उसको बचा लिया करते थे। इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द कस्टमरी सेटलमेंट एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग इन जो बंगाल है, ठीक है। तो फिक्स्ड सेटलमेंट क्या है और इसको क्यों अपनाया गया था? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम कंपनी एंड राइज ऑफ द इन्वेस्टिंग क्लास इन एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड, द हाउ डिड द लैंडलॉर्ड सेव देयर स्टेट्स फ्रॉम बीइंग ऑक्टेंड। तो किस प्रकार से करते थे? पहले तो फेक सेल करते थे, ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है, पोजीशन होता था इस प्रकार से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत कालीन परिवारों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है, ध्यान से समझ लेना। इसीलिए देखो, महाभारत कालीन परिवारों से हमें क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहली बात देखो, महाभारत के परिवारों के बारे में हमें यह पता चलता है कि महाभारत के समय जो परिवार होते थे वो एक जैसे नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पारिवारिक लोगों की गिनती, उनका एक दूसरे से रिश्ता, उनके क्रियाकलाप हमेशा अलग होते थे, ठीक है। महाभारत के अकॉर्डिंग कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन, अन्य संसाधन इसको आपस में मिल बांट कर खाते थे। ये एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे और अनुष्ठानों को एक साथ संपादित करते थे। और कई जो थे वो अलग अलग टूट के रहते थे और कई एक साथ रहते थे। तो ये डिफरेंस हो गया परिवार का। फिर परिवार की यहाँ पे व्याख्या आती है कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में संबंधियों को जाति का समूह कहते हैं। ये संधि नहीं होगा, बा आएगा यहाँ पे, ठीक है। संबंधियों को जाति समूह कहते थे, ठीक है। यहाँ पे पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब था कि अगर रिश्ता जो है वो खून का नहीं है, उसके अलावा जो रिश्ता है उसको नैसर्गिक बोलते हैं, ठीक है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक रक्त संबंध माने जाते थे। जैसे कुछ समाजों में भाई बहन, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन है, तो इनका खून का रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं होता था। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का उपयोग परिवार के लिए होता था। जाति का बांधव जो बड़े बड़े लोग होते थे इनके समूह के लिए होता था, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों महाभारत कालीन परिवारों के बारे में जानकारी का। चलो अगला देखो, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट द फैमिलीज ऑफ महाभारत पीरियड। तो आंसर ये रहा आपका। अब कैसे लिखना है तो इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में बच्चों कि 12वीं शताब्दी में
कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, ठीक है, और लिंगायतों के प्रमुख विचार लिखे। तो वो आंदोलन उद्भव जो हुआ इसका नेतृत्व किसने किया था, और इसमें आपको लिंगायतों के विचार बताने। अब देखो, जो विचार लिंगायत के हैं ना, वही विचार वीरशैव के हैं, सिर्फ एक अलग है, अभी आपको समझाऊंगा वो क्या है। ओके, तो सबसे पहले आंसर देते हैं भाई कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। इसका नेतृत्व किया था बच्चों बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण, ठीक है, जो कि चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे, इन्होंने किया था। ठीक है, अब बासवन्ना के अनुयायी दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक तो वीरशैव जो शिव के वीर कहलाए, एक लिंगायत जो भगवान शिव की लिंग के रूप में आराधना करते थे, ठीक है, शिवलिंग के रूप में। फिर इनके प्रमुख विचार क्या थे, चाहे वीरशैव आ जाए चाहे लिंगायत आ जाए, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, ये बोलोगे कि ये दोनों ही शिव की आराधना, मतलब शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे दोनों, यानी कि लिंगायत ये करते थे आराधना लिंग के रूप में, लेकिन शिव वीरशैव नहीं करते थे। ठीक है, लिंगायतों का प्रमुख विचार क्या हो गया कि ये शिव की आराधना एक मूर्त रूप में करते थे, लिंग के रूप में, ठीक है, शिवलिंग के रूप में। इनका विश्वास था कि जब शिव भक्त की मृत्यु होती है तो वो भगवान शिव में जाके लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हीं का अंश हैं हम भक्त लोग, ठीक है, हम उसी में मिल जाते हैं, अर्थात हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा, लिंगायतों ने धर्मशास्त्र में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार है इसकी अवहेलना की, और ये अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाया करते थे, जलाते नहीं थे, ये लोग दफनाते थे। ठीक है, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय दूषित हैं ऐसी ब्राह्मणीय अवधारणा का भी विरोध किया, साथ ही साथ ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया उन्होंने। ठीक है, धर्मशास्त्र में वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह इसको अस्वीकार किया, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे ना वो क्या कहते थे कि वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह ये नहीं होगा, लेकिन ये जो थे क्या बोलते हैं लिंगायत, इन्होंने इसको स्वीकार किया। ठीक है, इवन सती प्रथा को भी इन्होंने सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, है ना, ये चीजें थी। तो ऐसे आप लिंगायतों के प्रमुख विचार बता सकते हो। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट कि अ न्यू मूवमेंट इमर्ज्ड इन कर्नाटक इन द 20th सेंचुरी एंड राइट द मेन थॉट्स ऑफ लिंगायस। तो किसने किया था, तो ये किया था बासवन्ना नामक एक व्यक्ति ने। ठीक है, मेन आइडियाज क्या है लिंगायत के, यहाँ से पढ़ लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो अर्थात 1857 का विद्रोह जो लगा उसके लिए पॉलिटिकली रीजंस क्या क्या रहे। सबसे पहला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा अपने अधिकारियों जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनकी हत्या करके की गई। क्या रीजन रहे राजनीतिक, सबसे पहला लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1798 में सहायक संधि अपनाई गई। अब इस सहायक संधि के तहत जिस भी रियासत ने इस पे हस्ताक्षर किए उस रियासत की आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कंपनी की हो गई थी। ठीक है, उस रियासत की जिम्मेदारी किसकी हो गई थी, कंपनी की। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने रियासत में एक सैनिक टुकड़ी तैनात कर दी, अपनी अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी, और रियासत के शासकों से ये बोला कि तुम अब इसकी देखरेख करोगे। ठीक है, इसकी रखवाली जिम्मेदारी रहेगी तुम्हारी। ठीक है, यह रियासत भविष्य में किसी भी रियासत के साथ में कोई संबंध नहीं बनाएगी, यानी कि जिसने भी इस सहायक संधि पे साइन किया, जिसने भी सहायक संधि अपनाई, वो रियासत कभी भी अन्य किसी रियासत के साथ में अन्य कोई संधि नहीं करेगी और बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी रियासत के साथ में युद्ध में भाग नहीं लेगी। ठीक है, ये बातें कही थी। ठीक है, चलो और भी यहां पे आ जाता है कि 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई। अब ये विलय की नीति क्या थी बच्चों, ये ऐसी नीति थी जिसके तहत अगर किसी भी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था, चाहे नैसर्गिक हो या रक्त संबंध हो, अगर वो मर जाता था तो उसका इमरजेंस ये लोग ब्रिटेन अपनी कंपनी में कर लिया करते थे। ठीक है, यानी कि उसको अपना पूर्ण रूप से उपनिवेश बना लेते थे, ये चीजें थी। ठीक है, तो दो ही पॉइंट हैं आपके, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि के बारे में और लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के बारे में। ओके, चलो डिस्क्राइब द पॉलिटिकल रीजंस फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो ये पॉइंट है बच्चों, इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो सारे के सारे। अब है क्वेश्चन नंबर 26, अल-बरूनी का जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण बताइए। तो आ जाइए समझ लेते हैं अल-बरूनी के बारे में। देखो, अल-बरूनी ने ये बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था जो है ना ये केवल भारत में ही नहीं है, यानी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है बल्कि जाति व्यवस्था फारस अन्य कंट्रीज में भी फैली होती है। ठीक है, इसने कहा प्राचीन फारस में 4 वर्ग होते थे, जैसे भारत में 4 हैं,
इससे प्राचीन फारस में जैसे कि घुड़सवार शासक वर्ग हो गए, ठीक है, भिक्षु पुरोहित वर्ग हो गए, वैज्ञानिक चिकित्सक और खगोल वर्ग हो गए, ठीक है, और किसान और अन्य शिल्पकार हो गए। तो जहां जहां से ये स्लैश लग रहा है ना, उससे पहले पहले एक वर्ग है आपका, ठीक है, तो टोटल 4 वर्ग हो गए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है कि ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की व्याख्या को मानते थे लेकिन अपवित्र की मान्यता को अस्वीकार किया। यानी कि अल्बर्ट क्या कहता है कि देखो, हम इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जाति व्यवस्था है भारत में, ये हर जगह होती है, वर्ण व्यवस्था हर जगह होती है, लेकिन तुम ये कहते हो कि भाई कुछ समुदाय जो है अपवित्र है, ये मान्यता गलत है। ऐसा अल्बर्ट क्यों कहता है? ऐसा अल्बर्ट इसलिए कहता है कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को मूल रूप से प्राप्त कर सकती है। एग्जाम्पल देता है ये, जैसे सूर्य हवा, मतलब जो वायु है जब प्रदूषित हो जाती है तो सूर्य की किरणें हवा को स्वच्छ करती हैं। अब समुद्र में नमक पानी है, नमक मतलब समुद्र में जो पानी है उसके नीचे नमक है, तो नमक जो है ना वो क्या करता है, इसको गंदा होने से बचाता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, अर्थात ये जो अपवित्रता की अवधारणा है ब्राह्मणों की, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ओके, तो अल्बर्ट की जाति व्यवस्था के प्रति ये दृष्टिकोण रहे थे। इंग्लिश में देख लेंगे, व्हाट राइट दी अल्बर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये पॉइंट है, ऐसे पढ़ सकते हो। चलो, अब यहाँ पे आ चुका है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फिर उसके बाद में हम लोग ये इसको एंड करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का साक्ष्यों के साथ में वर्णन कीजिए। तो आ जाइए करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, जब भी आप खेती करते हो तो आप सबसे पहले औजार का उपयोग करते हो कि कैसे आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हलों का प्रयोग आया, अर्थात चोलिस्तान और बनावली। इससे हमें मिट्टी के बहुत सारे हल के प्रतिरूप मिले हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि हाँ, संभवतः हलों का उपयोग होता होगा खेती में। फिर बैलों का उपयोग, मोहरों पर वृषभ का चित्र मिला है जो कि इस ओर इशारा करता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए संभवतः एक श्रृंगी या फिर बैल का उपयोग करते होंगे, ठीक है। 2 फसलों को उगाना, अर्थात कालीबंगा और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले और यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं जो कि इस बात की द्योतक है, इस बात की क्या बोलते हैं, प्रूफ है कि यहाँ पे 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग, हड़प्पा के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई, नहरों, कुओं और जलाशयों का उपयोग होता था, ठीक है। हमें अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले, इस प्रकार से, ठीक है। कटाई में औजारों का प्रयोग, तो लकड़ी और पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे क्योंकि इन्हें बाकी किसी टेक्नोलॉजी का तो पता ही नहीं था, है ना, ये चीजें थी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अथवा वाला देखते हैं इसका। आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जब हड़प्पा सभ्यता में घर बनाए जा रहे थे, जब बस्तियां बसाई जा रही थी, तो इसके लिए पहले नियोजन होता था, यानी कि पहले पूरी प्लानिंग की जाती थी कि कैसे में क्या करना है, उसके बाद में उसको इवेल्यूएट किया जाता है, इनके कार्यान्वयन किया जाता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में बस्ती बसाने के लिए नियोजन और फिर उसका क्रियान्वयन। तो कैसे कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार से कि ये बात इस ओर इशारा करती है कि नियोजन होता था कैसे, एक बार चबूतरों का एकदम सही तरीके से बनने के बाद में शहर का सारा भवन निर्माण किया जाता था। अर्थात जब कोई भी घर बनता था यहाँ पे क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो उस घर को बनाने से पहले चबूतरा बनाया जाता था, ठीक है। तो ये तो हर एक घर की विशेषता हो गई, है ना, तो प्लानिंग हो गया ना इसका, ये एग्जाम्पल। दूसरा, ईंटों को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाया गया होगा जो एक निश्चित अनुपात की होती थी। अर्थात ईंटें कैसी होती थी, एक निश्चित अनुपात की, ठीक है, गैस में या फिर कह सकते हैं कि चूल्हे पे वगैरह पे सेक ली जाती होगी या फिर भट्टी वगैरह पे सेक ली जाती होगी। सर जी उस टाइम पे गैस तो कहाँ से आ गई देखो, लंबाई और चौड़ाई इनकी कैसी थी, क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। तृतीय, बस्तियों का कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थित होना। तो हमने देखा था ना वो वाला क्या नाम था कि व्यापार कैसे करते थे, 2 प्रकार, 100 बस्तियां बसाना, एक अभियान भेजना। तो तृतीय में कच्चे माल के स्रोत के समीप बस्तियां बसा देते थे, ठीक है। अब एक इंग्लिश में देखो, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद एविडेंस। तो यूज ऑफ प्लग्स, यूज ऑफ ऑक्सीजन, ग्रोइंग ऑफ 2 क्रॉप्स, यूज ऑफ कैनल इरिगेशन, यूज ऑफ टूल्स इन हार्वेस्टिंग, इस प्रकार से।
एंड देन हाउ कैन यू से दैट इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो पहले प्लान होता था, ठीक है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, ये चीज़ें थी, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो बच्चों, अब आपका जो सेक्शन नंबर सी रह गया है, ठीक है, सेक्शन नंबर सी 8 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन नंबर डी 4 नंबर के और ई वाला आपका 5 नंबर का। इन सभी क्वेश्चन को आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा और पार्ट 2 का लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे आई बटन से जाके चेकआउट कर लेना, ओके। और वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज ही इन सैंपल पेपर को लीजिए। लेने के लिए सारा प्रोसेस समझा चुका हूँ, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज भेजना हाय, और आपको किस मीडियम में चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम में बता देना अपनी रिक्वायरी, ठीक है। और 199 में मिलेंगे, लेकिन कोड यूज़ करना GSK10, तो आपको 99 में 20 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, स्टे कनेक्टेड विद न्यू वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।